दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है स्लो कैफ़े। और स्लो कैफ़े तो आपके अड़ोस पड़ोस में ही एक नुक्कड़ के पास जगह है, नई शुरू हुई है। बड़ा कूल टाइप का कैफ़े है। यहाँ बहुत रोचक लोग आते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। कभी गीत संगीत चलेगा, कभी गंभीर मुद्दों पे बात होगी। और आज जो पहला दिन है इस शो का, तो उसकी शुरुआत मैं बहुत ही अपने ख़ास दोस्त के साथ करना चाहता था, जिनको आप सब जानते हैं, करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जिनका नाम है स्वानंद किरकिरे। बहुत बहुत स्वागत स्वानंद। बाल बड़े अच्छे लगने लगे हैं थोड़ा। हाँ, मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि ये बाल मतलब देखिए कोरोना कोविड के इसमें कुछ चीजों को रियलाइज हुआ। वो बचपन से जो एनसीसी जाने के बाद ना क्रू कट की जो आदत पड़ गई थी वो गई नहीं थी अभी तक। तो वो कुछ इतने भी बाल बढ़ते थे तो आदमी जाके पहले सफा करा करा आता था। तो अब वो रियलाइज हो रहा है कि ये भी कोई बुरा नहीं दिखता यार आर्टिस्ट ये के लिए। जुल्फ इतनी हसीन कैसे? और जुल्फ है ये इस उम्र में, ये बड़ी अच्छी बात वाह, बस बिल्कुल 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 बिल्कुल। है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पहले तो अपनी माताजी के बारे में बताइए। मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था आपकी माताजी के बारे में और उनके संगीत के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दैट। हाँ, अरे वाह। तो मेरी माताजी, वैसे तो मेरी माताजी का नाम है नीलांबरी किरकिरे। मेरे पिताजी और मेरे माताजी दोनों गाते हैं, अच्छा, वाह। गाते रहे हैं। मतलब जी। उनका भी उस जमाने का प्रेम विवाह है। मेरी माताजी उनके पास गाना सीखती थी और वो फिर उसके बाद मेरे पिताजी पंडित कुमार गंधर्व के बाद पास शिक्षा हासिल करने चले गए। वहीं मेरी माताजी भी चली गई उनके साथ। तो अच्छा। वहीं पे उन लोगों ने संगीत की जो गुरु से तालीम होती है, जो जो खलीफों से आप सीखते हो, हाँ। तो वो उस्तादों के पास सीखने की जो वो थी वो शुरू हुई। और 20-22 साल इन लोगों ने मतलब मेरा बचपन पूरा मुझे याद है। हालांकि वो जमाना इस तरह का नहीं था कि बहुत आप क्लासिकल म्यूजिक में करियर कर सकते हैं, मतलब इतनी आसानी से। तो वो लोग दोनों नौकरी करते थे। मेरे पिताजी भी नौकरी करते थे और मेरी माताजी भी नौकरी करती रही है। वो इंदौर यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार रही हैं। और मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते थे। तो ये नौकरी करके संगीत संभाला करते थे, मतलब संगीत सीखने का जाने का काम करते थे। तो अ, वही मेरी ख्याल से मेरे अंदर की जो संगीत की जड़ें हैं वो वहीं से आती है। मैंने जो क्योंकि मेरे घर में 24 घंटे म्यूजिक था, 24 घंटे। और शायद शायद वही वजह थी कि मैं म्यूजिक से थोड़ा दूर भी भागा और मैं थिएटर वगैरह करने लगा। और उसके बाद में फिर मैं जुड़ आया वापस म्यूजिक की तरफ ही। मुझे बाद में पता चला कि म्यूजिक मेरे मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है। पर शायद वही वजह थी। और तो सारी उम्र नौकरी की उन्होंने और म्यूजिक किया। वाह। अरे ये घड़ी का कहाँ से ले आया? तो तो फॉर्मली सीखा म्यूजिक आपने बचपन में? मैं बिल्कुल नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं नहीं सीखा, सीखा। मैंने बिल्कुल नहीं सीखा। जो आप नहीं बता रहे हैं सीखा आप वो भागते थे। हाँ, मैं भागता था क्योंकि वो था कि एक तो अति था एक बच्चे के लिए, हम्म। मतलब, या अति से भी ज्यादा ये कहूं मैं कि अति नहीं था वो इतना था कि वो अपनी जिंदगी का हर, मुझे लगता था हर किसी के घर में होता है। अच्छा। तो मुझे वो दुनिया, मेरे को सिनेमा की दुनिया, थिएटर की दुनिया ये भी भाती थी। तो मेरे एक चाचा हैं जो उस समय पे इंदौर में थिएटर किया करते थे। मैं इंदौर में पला बड़ा हूँ। तो राइट। इंदौर में थिएटर किया करते थे। तो उनके साथ वो थिएटर की दुनिया में भी मुझे जाने का मौका मिल जाता था कभी कभी। बच्चों जब बच्चा था मैं, तो वो थिएटर की दुनिया मुझे बहुत बहुत आकृष्ट करती थी। मुझे लगता था कि भैया ये जो है ना, यहाँ पे है, बातचीत हो रही है, सब लोग आपस में हंसी मजाक ठिठोली हो रही है। थोड़ा सा जो तहजीब का माहौल क्लासिकल म्यूजिक के सिनारियों में था वो थिएटर ब्रेक करता था। थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक था, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्योंकि लिबरेटेड फील कुछ करते भी, थे। हाँ, थोड़ा लिबरेटेड फील करता था। क्योंकि वहां पे जो था ना, वहां पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। चाहे, हाँ, वैसे कुमार गंधर्व जी के यहाँ पे ऐसा कोई खास प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन फिर भी जी। गुरु है जो आपको सिखाते हैं, तालीम देते हैं, तो आप उनसे एक अदब में रहते हैं। उनसे आप बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आपको
उस दुनिया से थिएटर की दुनिया आपको थोड़ी सी लगता था कि भैया ये है अपनी दुनिया, शायद यहाँ हमको मजा मिले। और वो मैं करने भी लगा, और थिएटर करते करते मैं थोड़ा गीत संगीत से दूर हो गया। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब था, मैं पढ़ रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब कभी कभार गाने का मौका स्टेज पे जब लगता था, तब लोग कहते थे यार तुम्हारी आवाज बड़ी बुलंद है। तो मेरी आवाज को, मैं बेसिकली एक्टिंग का स्टूडेंट नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद नाटकों में मेरी आवाज इस्तेमाल करी जाती थी। कोई भाटियाली एक धुन लगानी हो, अगर जोरदार आवाज लगानी हो, तो मेरी आवाज इस्तेमाल की जाती थी। और फिर मैं बंबई भी आया तो मैंने सुधीर मिश्रा को असिस्ट करना शुरू किया था। मैं लिरिक्स राइटिंग की तरफ जाने का मेरा कोई कॉन्शियस इरादा नहीं था। तो क्या क्या उस समय इरादा क्या था? डायरेक्ट करनी थी फिल्में, और एक्ट नहीं? एक्ट भी नहीं करने का इरादा, मुझे डायरेक्ट ही करनी थी। मेरा मेन पर्पस था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा और मैं कहानियां सुनाऊंगा लोगों को। और वही कैमरा टेक्निक सीखने के लिए मैं सुधीर जी के पास, मतलब मैंने एक्चुअली सुधीर मिश्रा को एडमायर रहा हूँ बहुत पहले से। तो अगर सोचा था कि अगर किसी को असिस्ट करना हो तो उनको करना चाहूंगा, और वो मौका ऐसा लगा कि वो हो गया। मैं उनके साथ काम करने लगा, और जब करने लगा तो मुझे आई फेल्ट वेरी मच एट होम ऑल्सो विथ हिम, क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटी, उनके पास ऐसा बहुत कुछ था जो मैं, मेरे जैसा आदमी सीख सकता था, और उनके पास जो था वो मैं सीखना चाहता भी था। तो वो दुनिया जब मैं गया तो मुझे मजा आने लगा। और उसी दौरान ये गीत जिंदगी में आया, मतलब उसी दौरान ये गीत उन्होंने डिस्कवर किया, और वो महज एक इत्तेफाक था। वो बता रहे थे आप लोग आराम से बैठे हुए थे और आपने कुछ इत्तेफाकन सुनाया, फिर उन्होंने कहा कि यही तो वो दरअसल क्या था, ये गीत की छोटा सा किस्सा ये है कि ये गीत मुझे मेरी एक दोस्त काम करती थी, एक बहुत, मैं नाम उनका लेना ठीक नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बड़े आदमी थे। उनका एक स्टूडियो था, उम्र दराज थे। मेरी एक दोस्त उनका काम करती थी, तो उसने कहा कि वो रिटायरमेंट की स्टेज पे अपने गाने गाया करते थे खुद के बना के, और उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना के उसमें। तो उसने मुझे कहा कि तुम एक गाना, अगर उन दिनों पैसे वैसे कोई मारा मारी रहती थी, कहती थी तुम तो गाने लिखते हो, थिएटर वेटर में एक आध गाना कोई हो तुम्हारे पास, तो उनको सुना दो, उनको अच्छा लगा तो पैसे भी दे देंगे, रिकॉर्ड भी कर लेंगे। मैंने कहा चलो। तो मैंने कुछ लिखने बैठा, तो मैंने पहली कुछ 2 लाइनें मुझे सूझी, लेकिन मैं उनको मिलने गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं पूरा कहाँ लिखूंगा गाना। उनको देखा भी थी, तो उन्होंने मुझसे कोरस भी गवाया, उन्होंने अपने पीछे खड़ा रह के, हम 2-3 बंदे गए थे उनके साथ, गाना वाना गाया। फिर वो वहां से मैं निकल आया, फिर मैंने कहा यार वो नहीं है, मेरे से लिखा नहीं गया। पर वो बाबरा मन देखने चला एक सपना, ये 2 लाइनें मेरे मन में, जहन में गुनगुना रही थी, वो काफी समय गुनगुना रही थी थिएटर के जमाने से। फिर मैंने मेरे एक दोस्त को सुनाया वो, मैंने कहा यार कुछ ऐसा बन रहा है, तो वो कह रहा है बहुत अच्छा, इसको पूरा कर दो। तो हम लोग रहते थे, तो मैंने वहां उसको पूरा कर दिया कुछ दिनों में, 4 दिनों में, 5-7-8 दिन, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने दिन लगे। फिर उसी दोस्त को सुनाया मैंने कहा ये अच्छा, अरे यार बोले बहुत बढ़िया बन गया गाना यार। तो वो गाना फिर वो, जैसे मुंबई आप रहे हैं, आप तो जानते ही हैं कि उन दिनों एक कम्युनिटी लिविंग बहुत करते हैं हम लोग जब मुंबई में काम ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी दिन इसके यहाँ खाना खाने जा रहे, किसी दिन उसके यहाँ खाना खाने जा रहे, किसी दिन उसके यहाँ खाना खाने, और रोज शाम को कहीं ना कहीं हो रहा है। और उन शाम की खाने की जो फॉर्मल इनफॉर्मल महफिलें होती थी, उसमें वो गाना प्रचलित पॉपुलर हो गया। हाँ, वो प्रचलित हो गया, खासा प्रचलित हो गया। और उसमें मतलब उसके बाद वो गाना, जब ऐसा भी वक्त आया कि जब मैंने वो गाना छोड़ दिया, मैंने कहा अबे बहुत हो गया यार। मेरे को एक दोस्त ने मेरे से कहा कि तुम तो ना वो तरन्नुम में गाने वाले शायर बन गए हो। तो मैंने कहा यार मैं तरन्नुम में गाने वाला शायर नहीं बनना चाहता मैं भाई। तो मैं वहां से निकल गया। फिर और फिर वो शूटिंग के दौरान हमने जहाँ गाया, वो शूटिंग के दौरान मेरे एक दोस्त ने याद दिलाया, बोले वो सुना दो यार गाना। जब सभी लोग गाते थे, के मेनन बहुत अच्छा गाते हैं, तो जब गाड़ियों में हम आते जाते थे, तो उन दौरान वो लो बजट फिल्म थी, सारे लोग गाड़ियों में भर भर के जाते थे। तो उन्होंने के ने हम अपने अपने फिल्मों के गाने गाया करते थे, उसमें के को किसी ने कहा कि इसके पास एक गाना है वो सुन लो। और के को वो बहुत अच्छा लगा, और वो अच्छा लगने के बाद सुधीर मिश्रा जी को सुनाया गया, और वहां से वो जिंदगी बदली मेरी, खासी बदली। लेकिन ये कहानी आप
हज़ारों बार हज़ारों लोगों को सुना चुके होंगे, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ऊब भी गए होंगे ये कहानी सुनाने से। जैसे मुझे अक्सर जो मैंने पहला गीत लिखा था, जिसमें जादू है नशा है, हाँ और एक वक्त के बाद उस ऊब सी होने लगी थी, क्योंकि वैसे ही परिचय किया जाता था, ये वो हैं जिन्होंने जादू है नशा है लिखा है। और उसकी छाँव में और गीत भी छुप जाते हैं, और काम भी छुप जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ? जी, बहुत बार हुआ, बहुत समय तक हुआ। और ऊब तो हो ही जाती है। मतलब मैं एक्चुअली अब मैंने उस ऊब को भी से भी मैं ऊपर आने की कोशिश करने लगा। मैंने सोच के कहा कि चलो, एक नया आदमी ये कहानी सुन रहा है तो उसको शिद्दत से सुना दो। शायद बहुत लोगों ने बहुत बार सुन रखी होगी, लेकिन उसको इस बात को शिद्दत से सुना दो। और बिल्कुल। बाबरा मन ने तो मेरा जीवन आज तक ढक रखा है। हम्म। हम्म। उस गाने की वजह से मेरा जीवन आज तक ढका हुआ है। मतलब कई बारी तो लोग कहते हैं कि वो आपने बड़े लिखे, लेकिन वो नहीं लिख पाया दोबारा। और मुझे भी लगता है कि यार, मतलब अब ये आपके पैमाने हैं। और बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। मैं क्या, अब मैंने तो वो भी उतनी ही ईमानदारी से लिखा था जितने उसके आगे के सारे गीत ईमानदारी से लिखे थे। वो कोई एक बात बन गई थी जो जो उस समय की बात होती है। कभी कभी तो मुझे लगता है गीत, हम वैसे भी लिखने वाले कौन होते हैं, गीत अपने खुद को लिख लेते हैं, हम जरिया होते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन ये एक अव्यक्त टीस है, जो शायद कई लोगों, क्रिएटिव लोगों को है, जिनकी एक ही कृति उनके बाकी सारे काम को ढक लेती है। और ढक लेती है। ये शायद बहुत से लोग समझ नहीं पाते हों। मतलब वो नहीं प्रिय नहीं, होती बिल्कुल है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, होता है, बिल्कुल होता है। अ, मुझे किसी ने एक ही लिरिसिस्ट दोस्त है हमारे, मुझे आज आज वो अब आजकल लिखने लगा है, नया नया आया था बम्बई तब। वो थोड़े थोड़े उसको क्या कहते हैं ना, उसको थोड़े से जो दुस्साहस करते हैं ना कभी कभी, आप जब तो जी। उसने मुझे लिखा था कि आप बाबरा मन और खोया खोया के बाद गाना नहीं लिख पाए हैं। अच्छा। तो मैंने उससे अधिकार कहा था समझ यार, के। हाँ, अधिकार से बोलते हैं ना लोग। मैंने भी उस तरह की धृष्टता दिखाई, दुस्साहस दिखाया है एक्चुअली। मैंने भी अ, कुंदन शाह को बोला था एक बारी, कुंदन शाह जी के सामने बैठे थे, तो मैंने कि उनसे कहा था कि सर, जाने भी तो यार, जाने नहीं भी बना दे। पाए आप। वो भी कह रहे हैं नहीं बना पाए यार, माफ कर दे यार मुझे। ये सबसे सुनता हूँ मैं। और हाँ, मतलब बोले यार। तो तो मुझे वो तब आपको लगता है कि हाँ, सही बात है वो। लेकिन अधिकार होता है लोगों का, तो लोग उस अधिकार से आपसे बात भी करते हैं, और शायद आपके गीत ने उनको छुआ भी होता है। तो हाँ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अब मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये भी सुंदरता ही है जीवन की। मतलब हाँ। 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 और जब हम अ, बिना प्रयोजन के लिखते हैं, कई बार उसमें जो ईमानदारी होती है, योर मोस्ट ऑनेस्ट वर्क, आई थिंक बाबरा मन इसीलिए हम लोग को टच करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। जैसे एक जी रोग फिल्म जी में एक गीत मैंने लिखा था, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ आया गम हाँ तो ये गम ही सही। लेकिन वो, अब मुझे आश्चर्य होता है कई बार कि अभी भी 12, 13, 15 साल के बच्चे उस गीत को क्यों जानते हैं और क्यों रिलेट करते हैं। तो वही, इसीलिए बाबरा मन एक एंथम है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है। एक वक्त आता है जब हम बाजार के लिए लिखने लग जाते हैं। जी। आर यू माइंडफुल ऑफ दैट कभी? क्योंकि क्योंकि गीतों की रचना, बाकी लोगों को, हमारे दर्शकों को शायद पता हो या ना हो कि हम लोगों को धुन सौंप दी जाती है, और एक सिचुएशन बता दी जाती है, और उस धुन को फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है लिरिक राइटर को। ऐसा नहीं है कि हमने स्वांतः सुखाए अपने मन के अंदर की सुख के लिए जी कुछ जी लिख जी। दिया, जो फिर किसी ने उस पर धुन बना दी। क्योंकि जो एक पैकिंग ऑर्डर है, जो हायरार्की है गीतों के लिखने की, उसमें लिरिक राइटर सबसे अंत में आता है बेचारा। ये बिल्कुल सच आप है। तो
तो तब फिर हम जो हुक लाइन की दुनिया में चले जाते हैं, या एक ऐसा लगता है कि अ, मैं मंडली में भी कई बार सवाल पूछता हूँ हमारे जो राइटर कॉलीग्स हैं कि बाजार के लिए तो नहीं लिखने लग गए कहानियाँ जो लिखते हो, पर ये आपको कभी लगा, या इससे आप अपने आप को बचा नहीं, ले गए? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि वो एक समय तो आता है और किसी न किसी तरह से तो बाजार आपको रूल कर ही रहा होता है। हम्म, लेकिन इसके दोनों के बीच में हिंदी सिनेमा में एक और जगह है जो थोड़ी सी बाजार से बची रहती है, वो है कहानी के लिए लिख पाना। हम्म, हम्म, जब आप कहानी के लिए लिख पाते हो तो उसमें बीच में क्या होता है कि एक स्वांत सुखाय होता है, वो मेरे ख्याल से सबसे सुंदर बात है। हम्म, क्योंकि वो स्वांत सुखाय में पुलिसिंग नहीं होती कोई, राइट, बाकी हर जगह पुलिसिंग है। हम्म, पुलिसिंग है अलग अलग तरीके से, मतलब मैं कह रहा हूँ पुलिसिंग नहीं, मैं डायरेक्टर के साथ कह रहा हूँ तो पुलिसिंग नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है, हाँ, उसकी गरज है, एक बिल्कुल, गरज है, तो एक कंस्ट्रेंट तो है कि भाई ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, हम्म, या ये मुझे अच्छा लगा मेरी कहानी के लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म, ये भी एक एक तरह का आपके ऊपर डंडा ही होता है हाँ कि हाँ, और क्या, बहुत अच्छा है लेकिन मेरी कहानी के साथ नहीं जाएगा, इसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, हाँ, इसके लिए वर्क नहीं कर रहा है, ये लॉजिक हम्म, भी आपके साथ हाँ, आ जाता है। तो और ये बड़ा अ, सब्जेक्टिव लॉजिक है, आप इसको बीट नहीं कर सके, इसको आप क्या तर्क देंगे इसके आगे? इसके उसके ऊपर आप तर्क नहीं दे सकते क्योंकि हाँ, अंततः आप लिख रहे हो उसके लिए। लेकिन फिर भी मुझे मौका ये ज्यादा बारी मिला, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ भी नहीं काम किया, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उन लोगों ने मुझे हमेशा फिल्म के कहानी के लिए जब जब गाने लिखने को बोले, मुझे बहुत, मैं वो उस बीच के रास्ते पे मैं थोड़ा सुकून में रहा। तो मैंने तो जब बचा ले कहानी के गए लिए आप अपने आप को? हाँ, मैं अपने आप को उतना बचा ले गया, लेकिन जब भी बाजार के लिए लिखने के मौके मुझ पे आए, मैं नहीं लिख पाया। और शायद हम्म, इसीलिए जिस तरह आप भी किसी तरह से, मैं बम्बई में रह के थोड़ा दूर हूं, लेकिन मैं भी फिल्मों के मैं तो गीतों दूर ही से, चला गया जी। हाँ, आप तो दूर ही चले गए, मैं भी काफी हद तक दूर हो गया हूँ। मतलब पिछले हम्म, मेरे 4 सालों में मेरा उस तरह से सिग्निफिकेंट काम आपको नहीं मिलेगा। मैंने काफी और चीजें एक्सप्लोर की, मैंने एक्टिंग एक्सप्लोर की, मैंने राइट, कुछ और डायरेक्शन, एक्सप्लोर किया। राइट, मैंने फिल्में लिखी, मैंने पैडमैन जैसी फिल्म में, मैंने राइट, फिल्म लिखते हुए गीत नहीं लिखे। हम्म, मतलब मैंने पैडमैन के गीत नहीं लिखे। मेरे बाल्की कहता रहा कि तू फिल्म तो लिख रहा है, गीत क्यों नहीं लिखेगा? मैंने कहा मैं गीत नहीं लिखूंगा, मैं कहानी लिखना चाहता हूँ, मैं गीतों से मुझे अब मुझे पता है गीत लिखवाते वक्त मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे नहीं करना है। और दूसरा, मैंने कहा ये मैं बिल्कुल, और कौसर ने गीत लिखे, तो गीत कौसर लिख रही थी, मैंने कहानी लिखने में लिखी थी, पैडमैन की स्क्रीन पे डायलॉग लिखे थे। राइट, तो मैंने राइट, ये बहुत कॉन्शियस डिसीजंस लिए। मैंने गौरी शिंदे की फिल्म, जो मेरी दोस्त है, मैंने पहली फिल्म इंग्लिश इंग्लिश की थी, लेकिन उसकी दूसरी फिल्म थी डियर जिंदगी, उसमें भी मैंने कहा कि यार गौरी, मैं गाने नहीं लिखूंगा, हम्म, तो मेरे से झाड़ू लगवा ले, मैं लगा दूंगा। मतलब ये शायद मैंने नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा था कि मैं गाने से मैं बहुत कॉन्शियसली दूर जा रहा था, हम्म, हम्म, अभी भी जा ही रहा था। अब कभी कभार एक आध गाना, मैंने फिर रात अकेली है जो अभी आज नेटफ्लिक्स पे आई है जी, फिल्म, तो जी, हनी दोस्त है, उन्होंने कहा यार 2 गाने करने हैं, तो हम्म, मैंने किए हैं और उसने मुझे अच्छे से लिखे, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो हाँ, कॉन्शियसली आप एक गीतकार बन के जो हम्म, स्टूडियो दर स्टूडियो, हम्म, और जब आपके पास गाने आते हैं, शायद आप और मैं एक गाना शेयर का क्रेडिट शेयर करते हैं, अगर आपको पता हो तो, हाँ हाँ हाँ, मुझे वो कौन सा है, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, हाँ हाँ है ना? हाँ, राइट राइट, करेक्ट हाँ ना? हाँ, बिल्कुल 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 आप और बिल्कुल, मैं ही करते हैं यस, ना शेयर। करते हैं, अब हाँ करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि क्योंकि हमारा, हमने तो सोचा नहीं था कि साथ में लिखेंगे इसको। इसके लिए मैं थोड़ा दर्शकों को वो प्रोसेस बताना चाहता हूँ, कि फिल्मों के गीत लिखे कैसे जाते हैं, क्योंकि आप सबको बड़े रोमांटिक नोशंस होंगे शायद। तो एक दिन फ़ोन आएगा स्वानंद के पास या मेरे पास कि सर पिक्चर के गाने लिखने हैं। तो आप पहुंचेंगे तो उस मीटिंग में कंपोज़र होंगे, डायरेक्टर होंगे, हो सकता है प्रोड्यूसर हों, और आपको थोड़ी सी कहानी बताई जाएगी। अगर मीटिंग हुई मेरे साथ, मैं तो दिल्ली में रह के बहुत साल तक लिखता रहा, 7-8, तो मीटिंग का कोई सवाल नहीं था, तो लॉन्ग डिस्टेंस था। और फिर आपको एक धुन दी जाएगी, और शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया था तब तो धुन दी जाती थी, लेकिन एक वक्त के बाद धुन के साथ हुक लाइन भी दे दी जाती थी। हुक लाइन अर्थात वो पंक्ति जो बार बार आती है। तो वो, यानी कि आप पहले ही पीछे हाथ बांध के लिख रहे थे,
और अब उस हाथ में एक और जंजीर थमा दी गई कि भाई ये हुक लाइन है, इसके इर्द गिर्द लिखना है आपको। उसके बाद जब आप लिखते हैं तो फिर अगली मीटिंग होती है, राइटर लिख के जाता है या मैसेज करता है या जो भी है, और उसमें फिर संशोधन शुरू होते हैं। कई बार कंपोज़र्स जो बहुत काबिल हैं और बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन मेरी अपने कंपोज़र दोस्तों से शिकायत रहती है, मैं कहता भी उनसे साफ साफ, ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि भाई ये म्यूज़िक जो है ये मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि वो मीटर पे ज़रा भी संशोधन करने को तैयार नहीं होते हैं। तैयार मीटर ही नहीं होते नहीं, ज्यादातर। एक बला होती नहीं है नहीं, उसके स्कैनिंग। फ्रेजिंग उसका जो वॉवल पे भी यस, वो संशोधन नहीं करना चाहते, मतलब आ है तो आ, ई है तो ई पे ही जाना चाहते हैं। हाँ, अब अगर और मतलब उन्होंने धुन। धुन तो हाँ वो, लेकिन जो कि कहाँ पर एक कठोर शब्द आएगा और कहाँ पर, या हाँ, ऊ साउंड, कि मेरे को सर ऊ साउंड से एंड कर दो। वो साउंड से कुछ चाहिए, अरे। हाँ सर ऊ यहाँ पे सर, या ये आ रहा है तो, सपोज एग्जांपल देता हूँ कि मैंने गीत लिखा क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, तो मेरे पास धुन आई थी ड 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 ड। अब उसकी जो स्कैनिंग है, जिस तरह से उसको काटा गया है, ड ड ड ड, क्यों आज कल, ठीक है, अगर मैंने लिखा होता तुम जो कहो तुम्हें ख्वाबों में बिठा लूं मैं, डमी वर्ड्स, तो ये रिजेक्ट हो जाता, नहीं हो जाता बिल्कुल क्योंकि भी। उसकी स्कैनिंग करेक्ट नहीं, द र र र नहीं थी। कह देना। तो लिरिक राइटर जो लिखता है ना, वो बाद में जो जिस चीज़ के साथ आता है वो अचीवमेंट होता है उसका, क्योंकि उसके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। और तो ये जो चीज़ें हैं गाने की लिखने की प्रोसेस के पीछे की, बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं। खैर, तो ये क्या गीतों का लिखना बम्बई आने के साथ ही जल्दी शुरू हो गया और बाकी जो इरादे थे वो थोड़ा पीछे पड़ गए? हाँ, वो शुरुआत यही हुई कि गीतों का लिखना जब शुरू हुआ, जो बाबरा मन हुआ, वो भी इत्तेफाकों का ऐसा सिलसिला है मेरी जिंदगी में कि मैं बाबरा मन जिस दिन गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस दिन मैंने गाना गाया था। मैं पहली बार गा भी रहा था गाना। उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं घुसा नहीं था। मैंने मतलब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया था। मैं सुधीर मिश्रा को एक फिल्म में असिस्ट करता था, उसका नाम था कैलकाटा मेल। हाँ। और कैलकाटा मेल में मैं सुधीर मिश्रा का असिस्टेंट था, और मुझे पहली बार मैंने अपनी जिंदगी की पहली सिंगिंग की सेटिंग सुनी थी। जावेद अख्तर साहब लिरिक्स लिख रहे थे और विजू शाह साहब जो है कंपोज कर रहे थे म्यूजिक। हम्म। और विजू शाह और जावेद अख्तर के साथ में बैठ के मैंने एक बकायदा असिस्टेंट बन के मैंने ये अनुभव लिया था कि मेरे फेवरेट जावेद अख्तर साहब, इन लोगों के तो हम लोग तो इनके घर में जावेद साहब हमारी बहुत खातिर कर रहे थे और खिला पिला, और मतलब उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने गाना लिखा था और जिस तरह से उसके ऊपर ऊंच नीच चल रही थी और जिस तरह से डायरेक्टरों को प्रोड्यूसरों को गाना समझ में नहीं आ रहा था और वो उसके ऊपर बहस चल रही थी, और वो सब देख के मैं सोच रहा था कि ये क्या दुनिया है भाई। हमने मतलब तब मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये गीत लिखे कैसे जाते हैं या बनते हाँ। कैसे और धुन पे लिखे जाना ये सब। तो उसके बाद जब ये घटना हुई, बाबरा मन घटित हुआ मेरे जीवन में, और उस दिन शांतनु और मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी स्टूडियो में के बगल में दो स्टूडियो होते हैं ना कुछ कुछ स्टूडियोज में, एक ला हाँ। म्यूजिक हाँ। नाम का स्टूडियो होता, फेमस स्टूडियो में। तो हम्म। उसमें एक बड़ा स्टूडियो था, एक छोटा स्टूडियो था। तो छोटे स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बड़े स्टूडियो में प्रदीप सरकार का एड का कुछ काम चल रहा था। अच्छा। अब मैं प्रदीप सरकार को भी कभी मिला नहीं था, मैं उन्हें नहीं जानता था, और जी। शांतनु उनको जानते थे, पर शांतनु ने मुझे कुछ नहीं बता रखा था। तो शांतनु ने उनको बुलाया, और एक एक बिल्कुल ही फिल्म मेकर ना दिखने वाला आदमी, जो हम्म। किसी ऑफिस का अफसर हाँ, होगा, जो मतलब बिल्कुल, किसी ब्यूरोक्रेट। सरकारी ब्यूरोक्रेट ऑफिस का बाबू, उस तरह का हाँ। एक आदमी, आपके चश्मा लगाया हुआ, ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे करके पढ़ता है, जो हाँ। वो आया हुआ है। और वो आके बैठा, उसने गाना सुना, फिर मेरी तरफ देखा, ऐसे ऐसे करके चला गया। हम्म। और दूसरे दिन मुझे फोन आया उसका कि किसी का फोन आया, बोले प्रदीप सरकार आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, प्रदीप सरकार का नाम मैंने सुना हुआ था, धूम पिचक धूम वगैरह वीडियो उन्होंने उस समय में बनाए हुए थे, जी। तो वो काफी दिल्ली में नाम राइट, फेमस था, राइट। दिल्ली से आया था। और बहुत सारे मायनी वगैरह भी वीडियोस बने हुए थे उन दिनों उनके। वो जी। सुल्तान खान साहब के बाद बड़ा खूबसूरत वीडियो उन्होंने बनाया था, पिया बसंती रे काहे पिया सताए आ बसंती, जा।
जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रदीप सरकार उन दिनों बहुत वीडियो बनाने के मामले में उनका काफी ये था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुझे नहीं पता मैं आपको अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जबकि मैं तब उन दिनों अफोर्ड में मैं बस में घूमता था। तो मैंने कहा जी। पर मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ जो मैं विधु विनोद चोपड़ा को सुनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक गाना हुँ, करिए, ऐसा मेरा इरादा है। म्यूजिक शांतनु ही करेंगे इसका। तो मैंने हुँ, कहा यार ये तो अच्छी बात है, अभी अगर ये कह रहे हैं। और उन्होंने उसी उसी वक्त ना मुझे कुछ एक दो ऐड भी दे दिए छोटे छोटे। बल्कि हुँ। एक तो ऐसा ऐड दिया उन्होंने मुझे लिखने के लिए जिसके अंदर लिरिक्स की जरूरत ही नहीं थी, पर जस्ट उनको शायद शांतनु ने बोल दिया था कि अच्छा। उसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली सिक्योर महसूस करा दो तो वो कर देगा। तो हुँ, उन्होंने मुझे हुँ, कुछ कुछ हुँ। पैसे उस ऐड पे कमा के दे दिए, मतलब मुझे कुछ पैसे का वो करवा दिया। तो उस वजह से जी। मेरा उनके, तो उन्होंने कहा कि एक गाना करना है। और मेरे पास दूसरा गाना जो स्वांत सुखाए लिखी हुई 4 लाइनें थी कभी किसी जमाने में, वो वो गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाना था रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, हाँ। परिणीता फिल्म। जी, वो बिल्कुल। स्वांत सुखाए मुखड़ा था, वो मुखड़ा, वो 4 लाइनें स्वांत सुखाए थी। अच्छा, उसको कभी इसीलिए अच्छा। किसी भी ख्याल से हुँ, नहीं लिखा गया था। और वो गाना विधु हुँ, विनोद चोपड़ा को सुनाया गया, मतलब उसके ऊपर प्रदीप सरकार ने एक वीडियो शूट किया जिसमें विद्या बालन भी थी, नटी भी थे, नटराज सुब्रमण्य जिन्होंने कैमरा किया था, वो सब था। और वो वीडियो विनोद चोपड़ा जी को दिखाया गया और उन्होंने, विनोद चोपड़ा जी ने हम सबका सिलेक्शन कर लिया सिवाय विद्या बालन के। विद्या को शी हैड टू गो हुँ, थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट, बट ठीक है, वो अलग कहानी है। लेकिन तो वो वहां से तो मेरे पास दूसरी पिक्चर थी विद इन 6 मंथ्स ऑफ दैट, बाबरा मन की घटना के 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पास परिणीता थी। और परिणीता के 2 गाने लिखने के बाद विनोद चोपड़ा ने मुझे एकलव्य ऑफर कर दी थी, जो वो बनाना चाह रहे थे, जिसमें मैं लिख रहा था उनकी फिल्म और गाने भी लिखने वाला था। हुँ, और राजू हिरानी हुँ, लगे रहो मुन्ना भाई बना रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम उनको रेकमेंड कर दिया था कि इनके साथ आप करें। तो एकदम से मेरे हुँ, पास में 3-4 बड़ी फिल्में थी जो मैंने कभी सोचा। तो उसने मुझे लील लिया वहां से, मैं यही कहने वाला मेरे था। हुँ, उसने मुझे लील लिया। उसने मुझे लील लिया उस मैं सोचता रहा कि छटपटाहट में कि मुझे तो डायरेक्शन करना है, मैं इससे कब निकलूंगा बाहर। लेकिन एक फिल्म, फिर दूसरी फिल्म, फिर तीसरी फिल्म, फिर चौथी फिल्म। अच्छा, शोहरत और पैसे, मतलब नाम और पैसे दोनों हुँ, साथ में आ रहे, तो हुँ, वो एक चीज ब्रेक करना मेरे से हो नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इसको ब्रेक करूं, हुँ, कैसे इसको तोड़ूं। हुँ, तो वो काफी समय तक फिर वो सिलसिला चलता रहा, फिर एक के पीछे एडवर्टाइजिंग चालू हो गया, टेलीविजन, ये वो, फिर नाम। फिर लगे रहो मुन्ना भाई के बाद तो 2-3 और बड़ी पिक्चरें आ गई। थ्री हुँ, इडियट मिल गई, तो थ्री इडियट हो गई। थ्री इडियट बिल्कुल, होने के बाद में तो इट बिकेम मोर, राइट। और भी ज्यादा ये होने लगा। तो फिर वो, हुँ, लेकिन हाँ, हमेशा ये था कि ये किसी तरह टूटे, मैं कोशिश में था कि ये टूटे। मैंने बहुत कॉन्शियसली ट्राई किया था कि ये टूटे। मैं नहीं चाहता क्योंकि हूं कि आप मैं एक सड़क की ओर चल रहे थे और अचानक एक दरवाज़ा खुल गया और उस गली में आप चले गए और फिर चलते ही चले गए। तो वही जो आपने कहा कि उसने आपको लील लिया, बहुत खूबसूरत। और फिर आप उसको, अरे यू वर प्रताप राइडिंग अ सोनी, टाइगर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, यस यस, जी। मैं आई वाज एंड सी दैट इज द बेसिकली। और सब लोग मुझे ये कहते थे कि दिक्कत क्या है, इतना तो अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा हो रहा है, नाम हो रहा है, नेशनल अवार्ड्स आ रहे हैं, ये फला ठिकाना सब हो रहा है। और तुम्हें हर कोई चाहता है तुम्हें। और मुझे बार बार लगता था कि नहीं यार, मैं मेरी दुनिया सिर्फ इतनी तो निश्चित नहीं है, कुछ और तो इसका हासिल कितने है। वर्ष बीत गए थे? 10 साल पूरे बीते उसमें, 10 पूरे साल बीते हैं उसमें दस से साल छटपटाहट। हालांकि बहुत चीजें ट्राई की मैंने जो सफल नहीं हुई। मैंने एक फिल्म बनाने की भी कोशिश की थी, एक एक प्रोड्यूसर भी बनने की कोशिश की थी, 1-2 फिल्में लिखी थी। मैंने सोचा था कि एक दोस्त को फिल्म मेकर बना दूंगा। कुछ चीजें करते हो ना आप जीवन में, कुछ चीजें करने की कोशिश की थी, तो उसमें भी सफलता नहीं मिली थी। ये भी उसमें सच्चाई है। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने बिल्कुल ही कुछ कोशिश नहीं की थी, कोशिश में काफी करता रहा।
कोशिशें मैं काफी करता रहा, और पर उसमें सफलता उस तरह से मुझे मिल नहीं पा रही थी। तो फिर थिएटर की ओर, अपने पहले प्यार की ओर कैसे वापस आए आप? हाँ, वो भी करता रहा, वो भी उसने मुझे बहुत इस दौरान उसने मुझे संभाला थिएटर, क्योंकि आपने मेरा एक नाटक देखा था, मुझे याद है आप आए थे देखने। जी, मैंने देखा आओ, है, पृथ्वी में। हाँ, 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 आओ साथी सपना देखे नाम का एक नाटक करता था। बिल्कुल। बहुत मतलब तो वो, मेस्मराइजिंग। हाँ, हाँ, तो वो एक मेरे जीवन का एक बहुत सुंदर घटना रही कि मैंने मतलब ऐसे ऐसे तो मैं बहुत नाटक करता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। और मैं अभी भी मेरा मकरंद देशपांडे के साथ किया हुआ एक नाटक है, पिताजी प्लीज, वो चल रहा है, उसके शोज होते रहते हैं। मैंने बीच में मानव कौल के साथ एक नाटक किया। उसके अलावा भी 2 नाटक जी। और किए मैंने। तो नाटक करते रहने से मुझे थोड़ी सी सैंक्टिटी आती है, और नाटक फिर वही है कि नाटक में बाजार होता ही नहीं है, तो आपको जो करना बिल्कुल। है वो आप बहुत मुक्त मन से कर पाते हैं। तो और मैंने उस समय पे ये किया था कि लोग हॉलिडे करने के लिए अगर, तो मैंने बहुत बड़े पैमाने पे नाटक किया था, और मैंने मेरी मेरी दलील यही रहती थी सब लोगों को कि यार आप सिंगापुर जाते हो या कहीं बैंकॉक जाते हो हॉलिडे करने के लिए, यूरोप घूमने जाते हो, 3-4 लाख रुपए खर्चा करके आए हो, तो मेरा हॉलिडे 3-4 लाख रुपए में बन रहा है, मैं नाटक कर रहा हूँ। तो मेरे 3-4 लाख रुपए अगर मैंने बहुत, गानों। एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मेरे को कई बार लोग पूछते थे कि आपने गांव कनेक्शन क्यों शुरू किया। तो मैं हाँ, एग्जैक्टली ये कहता था कि जो लोगों की जो खुशी की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ जॉय अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत लाखों रुपए खर्च करके विदेश यात्रा करके आते हैं। मुझे खुशी मिलती है अगर गांव में कोई आदमी किसी चाय के दुकान पे बैठा, मेरा अखबार, उन दिनों अखबार ही होता था, पढ़ते हुए दिख जाता था। सॉरी, आगे बढ़िए। तो बिल्कुल द डेफिनेशन ऑफ जॉय यो। द अच्छा, डेफिनेशन फिर? ऑफ जॉय, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। और आपने गांव कनेक्शन भी शुरू किया, तो इतना, वो तो कितनी अलग बात है। मैं तो फिर भी थिएटर कर रहा था, और शहर में रह के कर रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि वो लैविशली किया जाना चाहिए, और मुझे जैसे करना है वैसे मैं कर सकता हूँ। मतलब मैंने उसको उसके वो एक जो समय में हमारा जो समय, हर कोई कहता था कि ये वायबल नहीं है। मैंने कहा सब चीज वायबल होनी थोड़ी जरूरी है। अब गीत वायबल हो रहे हैं ना, मैंने वहां पे बिक रहा हूँ। तो वो चवन्नी जो बचा के रखनी है, रुपया अगर खर्च भी हो रहा है, तो वो चवन्नी जो मैं अपनी बचा के रख रहा हूँ, ये वायबल नहीं है तो नहीं है यार, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसके साथ वो होगा जो इसके साथ यहाँ होना होगा। और उसने मुझे बहुत सारे दिनों तक मेंटली संभाला। मुझे नाटक संभाल लेता है, नाटक गोद में ले लेता है। और नाटक के वाह। की नाटक के की दुनिया ऐसी होती है कि आप आप तो जानते हैं, आपने दूसरी कई चीजें की है, आपने कहानी सुनाई है इतने सारे साल लोगों को, और लोग सुनते हैं आपकी कहानियां। वो जो सीधा संवाद होता है ना, उसका कोई सानी नहीं है, तोड़ नहीं है। बिल्कुल कोई बिल्कुल, तोड़ नहीं। 100%। तो वो सीधे संवाद ने मुझे बहुत मदद की, जब भी की, तो मैं करता रहा, किसी तरह से जुड़ा रहा। जी। नहीं, ये भी है कि जो जब आप फिल्मों में गीत लिखते हैं तो आप किसी और का विजन है, एक डायरेक्टर का विजन है, उसको एक मूर्त रूप दे रहे हैं, उसको एक शक्ल दे रहे हैं। और फिर वो कोई कलाकार उसको अभिनीत कर रहा है, और कोई कंपोज़र उसको संगीत दे रहा है। तो जो ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हो तो जाती जैसे मैं जब कहानियाँ सुनाता हूँ तो ये जो एक बीच में कोई दीवारें नहीं हैं। तो वही अब मेरे ख्याल है। से जी, आप कह रहे हैं कि जो थिएटर में भी जी, वो बिल्कुल। और नहीं, देखिए ना, दीवारें। देखिए मेरा मेरा इसमें जो मैं आपको वही जो आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हुआ कह रहा हूँ कि अ, सिनेमा जो माध्यम है ना, मैं सिनेमा माध्यम से मुझे बहुत प्रेम है। मैं सिनेमा माध्यम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिनेमा माध्यम से इसलिए प्रेम है, सिनेमा माध्यम संगीत को, गीत को, चित्र को इस्तेमाल करता है। गीत वो कहानी को भी इस्तेमाल करता है, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में। अगर संगीत, कोई अगर आप रविशंकर की सितार सुनेंगे तो आपको अपना सिनेमा दिखने लग जाएगा, उसको किसी विजुअल की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के, किसी एक पर्टिकुलर मूड को एनहांस करने के लिए आपने रविशंकर के सितार का एक चंक उठा के चिपका दिया। तो मुझे लगता है कि सिनेमा बोरो करता है, इस्तेमाल करता है, सिनेमा यूज करता है।
संगीत को भी यूज करता है, लिरिक्स को भी यूज करता है, अपने कन्वीनियंस से, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करता है। और मुझे उस बात से मुझे मुझे लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिनेमा करता है, लेकिन तो इसलिए सिनेमा जब भी करूंगा मैं उसके प्योरेस्ट फॉर्म में करूंगा, लेकिन उसको उसका प्रोवाइडर बने रहना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कहानी कहानी आप जब सुनाते हो तो लोगों की आंखों में अपना सिनेमा बनने लग जाता है ना। कहानी की तो कहानी आपको, आप थोड़ी विजुअल चिपका रहे हो उसके ऊपर, आप थोड़ी वो दादी और बुढ़िया की शक्ल दिखा रहे हो जिसकी कहानी आप सुना रहे हो मुझे। तो मैं अपनी बुढ़िया ढूंढ लेता हूँ, मैं अपनी बच्ची ढूंढ लेता हूँ, मैं अपना गांव ढूंढ लेता हूँ, मैं अपना सब कुछ ढूंढ लेता हूँ, मेरी मेमोरी में बनता है। और मुझे लगता है मेरी मेमोरी में ने जो छापा है वो वो भी एक एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। आज विजुअल मीडियम ने हमारे ऊपर जो अतिक्रमण किया हुआ है, विजुअल का अतिक्रमण है ना, एक भी चीज आप अपने इर्द गिर्द अगर देखेंगे तो हर चीज डिजाइंड है। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं दिखेगी कि यार जो बिल्कुल नेचुरल है। मतलब गांव में जाएंगे तो बात अलग है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन शहर में मैं कह रहा हूं कि आपकी दीवार, शहर में तो पेड़ भी नेचुरली नहीं उगे हुए हैं, साले किसी ने किसी रीजन से बना रखे हुए। तो जब इतनी विजुअल सिंक्रोनाइज्ड विजुअल अटैक आपके ऊपर हो रहा होता है, तब आपको किसी उस प्योर फॉर्म पे जाना जरूरी है। और वो प्योर फॉर्म अगर आप पकड़ सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़े तो आप वो भी करेंगे। इसलिए मुझे सिनेमा से दिक्कत नहीं है, सिनेमा के इस्तेमाल का साधन बनने से दिक्कत है। एक और चीज़ कि आप और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो बम्बई शहर गए थे कुछ करने के लिए, और इत्तेफाकों के सिलसिले हुए, और फिर हमें एक मंच मिला जो मिला। लेकिन ऐसे सैकड़ों और हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बम्बई शहर आते हैं और वो मकाम नहीं पा पाते जो उनको चाहिए होता है। और अगर मैं वर्सोवा में जहाँ रहता था पहले, और वहाँ पे वो कोने पे वो जो कॉफ़ी शॉप थी, अगर आप किसी दिन वहाँ चले जाएं अब, तो हर टेबल पे एक फ़िल्म बन रही होती है, और हर टेबल पे उम्मीद पल रही होती है कि यार फलाना डायरेक्टर को दिखा दिया है, या बात आगे बढ़ गई है, या लोग एक्टर्स जो सज कर आते हैं इस उम्मीद में कि कोई डायरेक्टर वहाँ बैठा होगा, कोई सुधीर मिश्रा या अनुराग कश्यप वहाँ बैठा होगा जो उनको देख लेगा, नोटिस कर लेगा। बहुत मार्मिक पक्ष है ये। और इसका एक और बहुत बड़ा मार्मिक पहलू ये है कि जी, इसका एक और पहलू ये है कि वो सब उतने टैलेंटेड नहीं होते कि उनको अगर कोई ये बता देता कि भाई तुम नहीं एक्टिंग ठीक कर पाते, तुम नहीं लिख पाते हो, तुम वो जो बैंक का कर रहे थे उसमें बहुत राइज करोगे, कभी वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। और उनकी जो शुभचिंतकों की जो टोलियां होती हैं, और पलक झपकते ही वर्ष बीत जाते हैं, उम्र ढलने लगती है, आमदनी कम होने लगती है, पिताजी का जो ग्रेचुइटी लेके आए थे वो कम। ये इस पक्ष के बारे में भी थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए वही है कि वो सब सब नहीं, देखिए सर क्या है, वो आपने बिल्कुल सही बात की कि कोई बोलता नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बोलता कोई पता है? क्योंकि जब कोई किसी को इस तरह की बात बोलता है, क्योंकि सिनेमा की में नॉन टैलेंटेड लोग भी बहुत चल जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को आपने बोला हो कि यार तू नहीं कर पाएगा, और उसका कुछ भला हो गया, तो वो आपको सारी उम्र लेके बैठता है कि इसने मुझे बोला था तेरा होगा नहीं, उसके किस्सों का हिस्सा बन जाते हो आप। तो ये वाली रिस्क भी कोई नहीं लेना चाहता कि मैं इसको कैसे बोल दूं यार, ये अगर कल को इसका कुछ भला हो शुभचिंतक गया, बन के मैं शुभचिंतक बन के मैं फंस जाऊंगा, ये उल्टा मुझे ही कारण बताएगा कि आज हम हमारे दौर में देख रहे हैं किस तरह की चीजें चल रही है। तो ऐसे में अगर आप मगर अगर आप इस तरह की बात किसी को बोल दें और पता लगा किसी ने कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे सामने। मतलब हमको, और सिनेमा ने हमको लगातार ये भी बताया है कि जितने टैलेंटेड लोगों को सिनेमा जगह देता है, उतने नॉन टैलेंटेड लोगों को भी कुछ ना कुछ कर देता है। कभी कभी सच में बाय चांस किस्मत भी कई लोगों की चमक चल जाती। तो मैंने देखा है कई लोगों को कि ये रिस्क लेते नहीं है, मतलब नहीं लेते कि भाई मैं नहीं बोलता, तू तेरी मर्जी से तू यहाँ रहे और तेरी मर्जी से तू जा यहाँ से, और पथेटिक हो जाता है। मैं कई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ। मैं तो दिल्ली थिएटर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने दिल्ली से यूपी से आते हुए कई सारे लोग देखे।
सालों साल हम्म वही हैं ना। जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है ना, किसी चीज में कुछ परिवर्तन हुआ है, सब और हम्म कुछ और पनपा नहीं है। लेकिन फिर उनका, लेकिन आप ग्रो नहीं उनको कर बोलोगे पाए कि एज हाँ, और आर्टिस्ट और ऑल्सो। और हालत खराब हो गई अपनी, मतलब हम्म फाइनेंशियली हालत खराब कर ली, घर परिवार के पैसे लगा दिए। कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत बुरे हाल हाल उठाए। लेकिन उनको भी मैं जब कहूं, जैसे जैसे बंबई में चमत्कार भी होते हैं। हम्म, मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल लेता हूं। मेरा मेरा बैचमेट रहा है नवाज। जी। उसको इतने सारे सालों के बाद सक्सेस मिली है कि लोग अब हम्म उतने सारे साल रुकने को तैयार है। हाँ, इंतजार का एक मापदंड बन गया कि हाँ, एक इतने मापदंड बन सालों के जाता है बाद भी भाई कि सफलता मिल वो सकती देखो, है। वो भी तो हुआ, उसको भी तो मिला, तो लगे रहो, टिके रहो। तो और जो आप कि लेकिन कन्वेंशनल नवाज आए थे गांव मेरे, तो मैंने वही कहा था कि जो कन्वेंशनल हीरो, क्योंकि एक रंगभेद भरी दुनिया में सक्सीड करना इतने सालों के बाद, एक ऐसे जो गोरे चिट्टे हीरो की पूजा करती है जो एक इंडस्ट्री, उसमें सक्सीड करना उस वक्त, तो बिल्कुल हाँ, ये उम्मीद देता होगा और बहुत से लोगों को, और वो टिके रहते होंगे। किस्मत में विश्वास करते हैं आप? मैं उस तरह से क्या बताऊं, मैं किस्मत में तो नहीं विश्वास करता, लेकिन मुझे लगता है जो होता है उसी को किस्मत कहते हैं। हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ वाह। सकते। हम्म लेकिन जो हो जाता है उसे किस्मत कहा जाता है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में होता नहीं है। वाह। अब हम एक गीत जो आपने और वरुण ने और कौसर ने लिखा है, जो बड़ी हलचल मचा रहा है भाई, वो बात कहनी बहुत ज़रूरी है। वो मैं आग्रह करूंगा हमारी टीम से वो दिखाए, और उसके बाद मैं आपसे कुछ गीत सुनना चाहूँगा। तब तक सोच लीजिए आप एकदम। और बहुत एकदम फरमाइशें सर। आ रही हैं मैसेजेस में। तिनका तिनका पंख उठा के, दिल का पूरा चंक उठा के, हमने दांव लगाया था, एक नन्हा गीत बनाया था। जिस दुनिया सारी कूल कहे, क्या हमने गीत फिजूल कहे, पर अबे यार हमको ही तुम भूल गए। शब्द ही गीतों का है सार, बंद करो ये अत्याचार। इतना भी ना रूड बनो जी, हमें क्रेडिट दे दो यार। क्रेडिट 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 क्रेडिट, अच्छे वाले डूड बनो जी, हमें क्रेडिट दे दो यार। हाँ, अच्छे वाले डूड बनो जी, हमें क्रेडिट दे दो यार। ख्यालों की बुनियाद बिछा के, शब्दों का एक पुल बना के, दिल से दिल मिलाते हैं हम, जीवन गीत बनाते हैं, जिन पर सारे प्लेटफॉर्म सजे। क्या हमने गीत फिजूल कहे, अपनी सेटिंग कर ली प्यारे, हमको ही तुम भूल गए। लफ्ज बिना आवाज कहाँ, सिंगिंग स्टार्स भी है बेकार। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हमको क्रेडिट दे दो यार। क्रेडिट 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 क्रेडिट, जोर से बोलो लिरिसिस्ट, मिलके बोलो गीतकार। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हमको क्रेडिट दे दो यार। अरे जोर से बोलो लिरिसिस्ट, मिलके बोलो नगमा निगार। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हमको क्रेडिट दे दो यार। क्रेडिट दे दो यार, हमको क्रेडिट दे दो यार। बिल्कुल सही वाह, बात है भाई, हमको क्रेडिट दे दो यार। आपने क्या बढ़िया एक्टिंग की तो सर। क्या क्या ना करवाए।
क्या क्या न करा। नहीं, मज़ा आया। वो बड़ा अच्छी, कितनी मासूम बगावत, मासूम बगावत, कितने मासूम मनुहार बगावत। से बात कही, बहुत इसीलिए मनुहार शायद इतनी से पसंद कहा, आई है लोगों बड़ा को, और लवली। इसीलिए हाँ, शायद वो इतनी वायरल हो रही है इस वक्त, क्योंकि अदा पसंद आई है लोगों को राइट बहुत। राइट। और हमने जो किया उसकी अदा हम्म। पसंद आई है लोगों को, तो वो लोग कह रहे हैं कि यार ये भी अदा हो सकती है करने। कुछ साथियों के सवाल आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ सुनने की भी बहुत फरमाइश आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभय बिल्कुल मिश्रा जो कह रहे हैं कि स्वानंद सर गानों के पीछे की कहानियों को किताब की शक्ल कब देंगे? बेशक बेहद रोचक होंगी वो। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। मैं मेरी किताब में बहुत सारी लिखनी पेंडिंग है। मैं बहुत जल्दी करूंगा कुछ। मैं लिखूंगा। ये भी एक समय, ये भी एक चीज होगी जो गानों की कहानियों सुनाने की किताब। जी। शांभवी मिश्रा तिवारी कह रही हैं कि सर आपने कैसे लिखा ओ री चिरैया, प्लीज़ कहानी बताइए। यार कहानी क्या बताऊं मैं उरी चिरैया की। उरी चिरैया ऐसा गाना है ना जो मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जब आमिर खान साहब सत्यमेव जयते बना रहे थे, तो उन्होंने वो जी। पहले एपिसोड का गाना था, और उन्होंने मुझे जब फोन करके बताया था राम ने, और बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो प्रोग्राम ही मुझे बहुत गीतकार होने की दृष्टि से भी वो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो पहली बार हम कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो इशू बेस्ड था, नॉन फिल्मी था, और टेलीविजन के लिए था। तो मास पॉपुलर मीडियम पे आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा था जो आपको वैसे कोई फिल्म करने नहीं दे रही थी। तो लेकिन फिर भी जब उन्होंने बताया हमें, तो हमें बताया गया कि हमें इस तो इशू के बारे में किसे नहीं पता होता, हम सभी को सभी इश्यूज पता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इशू की राइट। हमें नहीं पता होगा। किसी ने कहा कि स्त्री कन्या भ्रूण हत्या का जो मामला है उसके ऊपर फिल्म का गीत बना, तो हम और आप सब जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या का मामला क्या है, और लोग किस तरह से उसको बेटी को कोख में ही मार देते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें हमको सबको पता है, हमने सब कहीं पे पढ़ रखी है। लेकिन उन लोगों ने एक फिल्म बनाई थी जिसके ऊपर उन्होंने जितना भी डॉक्यूमेंटेशन किया था, उसकी एक लगभग घंटे 1.5 घंटे की उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। वो फिल्म हमको दिखाई, और जो फिल्म हमने जब देखी तब समझ में आया कि हाँ इशू है, लेकिन इतनी जोर से हमसे जुड़ा हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। मतलब वो इशू फिर आपके आपके जहन में, आपके मन में जागा, और जब वो जागा तो फिर वो जब वो जागा तो फिर उसको उसको रुकना नहीं हुआ। और फिर ओरी चिरैया हमारे हमारे सभी सभी घरों में कहा जाता है ना कि बेटी को चिड़िया ही कहते हैं, जो एक आंगन से दूसरा आंगन जी, भुसकती है। बिल्कुल। तो वो इमेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही थी, और बन पड़ा। कहानी क्या बताऊं। बहुत मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक है। थोड़ा सुनाइए ना। बिल्कुल सुनाते हैं उसको। तो ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना, और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर बाजा रे। ओरी चिरैया, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमीन तेरे बिन सुनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिरैया। वाह वाह वाह, ऐसे कितना कुछ काट दिया। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मृणालिनी झा ने लिखा है कि आई गेट टीयर्स इन माई आईज एवरी टाइम आई लिसन टू दिस सॉन्ग, व्हाट अमेजिंग लिरिक्स।
वाह, बहुत मार्मिक। केला दुबे कह रही हैं बहुत मार्मिक गाना आंसू ला देता है। ये ताकत है हम लोगों की, और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कि हम अपने शब्दों से बिल्कुल 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 ऐसी बातें पहुंचाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटर्स जो है ना, वो मेरा बहुत प्रिय मुद्दा है, बहुत ही प्रिय मुद्दा सर। है मेरा कि मेरा बहुत प्रिय मुद्दा है। मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं इस मुद्दे पे आपको कुछ प्लीज प्लीज सुनाना चाहूंगा सर। सॉरी, मैं प्लीज थोड़ा सा प्लीज। इसमें घुसा हूं क्योंकि आपने ये बात कही तो मेरे को एक अपनी कविता याद आ गई, तो मैंने कहा ये मैं हाँ, सुना देता हूँ। मेरी मेरी बिल्कुल किताब आप बिल्कुल। कमाई में है कि कवि कौन है। भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं? हम्म, भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं? कवि रक्त को ऊर्जावान बनाते हैं, कवि समुदायों को देश बनाते हैं, कवि देशों को महान बनाते हैं। कविता सुन जवान सीमाओं पर लड़ते हैं, कवि कवि कुर्बानियों के महाकाव्य गढ़ते हैं। गीता बाइबल कुरान लिख जाते हैं, कवि अपनी अपनी समझ से इंसान बनाते हैं। कवि मोहब्बत की जुबान बन जाते हैं, कवि कामना का पैगाम बन जाते हैं, कवि गीतों के प्राण बन जाते हैं, भावनाओं को चार चांद लगाते हैं, कवि भाषा को सम्मान दिलाते हैं, कवि निर्बल के अस्त्र बन जाते हैं, कवि क्रांति के शस्त्र बन जाते हैं, कवि साबुन तेलों की दुकान चलाते हैं। वाह भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं? वाह 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 वाह, बहुत तो सुंदर। वाह। मुझे लगता है ये हम तो कितनी चीजें बोलते हैं कविता के थ्रू। हम कितनी गीता, ये सारी कविताएं हैं। हम्म, बाइबल कविता है, कुरान कविता है। बिल्कुल किसी ने कविताओं के जरिए कम्युनिकेशन किया हुआ है, बिल्कुल। पद्य। राइट। तो सूफी गीत, तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है भाई। सॉरी नीलेश, में घुस गया इसमें। नहीं बिल्कुल। हिमांशु खत्री कह रहे हैं कि टॉय हाउस में कपास वाली कविता बड़ी ही रोचक थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अरे क्या कहा, तुम टॉय हाउस देखा है? वो यार, वो कहानी से निकली कविता, वो बहुत सुंदर कविता है। वो एक्चुअली मराठी में एक कहावत होती है, बच्चों के साथ कुछ कुछ खेल करते हैं ना, जैसे यूपी में भी कुछ होते होंगे, कि कापूस कांद्याची गोष्ट सांगू, ऐसा रहता है। वो कापूस मतलब कपास, जिससे कापूस कांदा मतलब कपास का जो गोला होता है, उसकी कहानी सुनाओ बच्चों को, पूछते हो। फिर बच्चा बोलता है हाँ, तो कहते हैं हाँ हाँ क्या कह रहे हो, कपास के कांदे की कहानी सुनाओ। तो कहता है अरे सुनाओ ना, तो कहता है अरे सुनाओ क्या कह रहे हो, कपास के कांदे की सुनाओ। तो फिर वो कहता है नहीं सुननी है, कहता है नहीं सुननी क्या कर रहे हो। तो वो बच्चों के साथ एक खेलने का एक गेम है ये। अच्छा। तो कहता है तो कहता है क्या कर रहे हो। तो वो बच्चा जो भी करे, तो मैंने वहां से वो इंस्पिरेशन ली थी कि कपास का गोला और कपास के गोले की वो कहानी मैंने वो कविता लिखी थी। और मुझे याद नहीं है, नहीं याद नहीं है। वो किसी एक शॉर्ट फिल्म के लिए लिखी थी यार। अब इसने पूछी मेरे को। पर देखिए कितने सुधी आपके फैन हैं कि सुधी, बड़े सुधी लोग यार, ये बड़ी सुधी बात है यार। ढूंढ अच्छी महफिल में आए आप मित्र। अरे बड़ा मजा आ रहा है मुझे। नाराजगी है किसी तरह की किसी चीज पे? नहीं, नाराजगी तो है अपने अपने का। नाराजगी वैसे ही छोटी छोटी चीजों पर होती है, लेकिन ऐसी कोई खास नाराजगी जिंदगी में नहीं है। नहीं है ना। इस सेशन का नाम भी मैंने रखा था स्वानंद हैप्पीनेस इनसाइड। आप हैं, आर यू ओवरऑल अ हैप्पी पर्सन? आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आई एम वेरी कंटेंट। स्वानंद मेरे नाम के साथ में मैं मेरा मामला काफी हद तक जाता है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि कोशिश तो मैं करता हूं कि, मतलब ऐसा नहीं है, आदमी सब लोगों की तरह ही हूं मैं भी। इच्छाएं आकांक्षाएं, पर जहां तक हो सके कंटेंट रहने का कोशिश करता हूं, क्योंकि उसमें सुख होता है। लम्हे में जीने की जो हम हमारे गीतों में लिखते हैं, वो करना भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। नहीं तो फिर तो क्या फायदा गीत लिखने का। प्रार्थना पाटिल ने कुछ ऐसा ही कहा है कि इन ऑल द सराउंडिंग प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, how does he manage to retain innocence and genuineness with a tinge of some old times that the work has in it, which we enjoy a lot?
अरे वाह, ब्रायन नाइस ऑफ जॉन यू। फिलिप्स कह रहे हैं कि आई डेफिनेटली फील दैट स्वानंद हैज़ केप्ट सच अ वंडरफुल बैलेंस बिटवीन कमर्शियल डिमांड्स एंड हिज ओन लव फॉर क्रिएटिंग समथिंग ऑफ हिज ओन दैट इज थिएटर। थैंक यू, चुंबक, थैंक यू, थैंक चुंबक के बारे में बताइए। या चुंबक भी एक ऐसी ही फिल्म मेरे जिंदगी में आई, वही उन्हीं उसी दौरान जिस जिस दौरान मैं गीतों से भागने की कोशिश कर रहा था और मुझे ये चाहिए था। तो उस समय पे ये डायरेक्टर संदीप मोदी मेरे पास आया। राम मधवानी मेरे दोस्त थे, उनका असिस्टेंट होता था संदीप। तो राम का मुझे फोन आया, राम का, कि मेरा असिस्टेंट एक फिल्म बना रहा है स्वानंद, और वो बड़ी अच्छी फिल्म, मतलब वो अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। मैंने कहा नहीं राम, तुम फोन कर रहे हो तो मतलब इट मीन्स समथिंग टू मी। तो वो जब उन्होंने संदीप मोदी को मुझे मिलवाया, तो वो फिल्म बना रहा है, तुमको उसमें कास्ट करना चाहता है। मैंने कहा कास्ट करना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले कास्ट करना चाहता है, तो ठीक है। तो संदीप मोदी के पास गया, बोले सर मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, वो कहानी सुना रहा है, मैं उसमें देख रहा हूँ कि ये कौन सा कहानी, कौन सा रोल मुझे देगा। उसमें क्या है कि उसमें उस समय तक मैंने 2-3 फिल्में की थी, जिसमें मैंने आलिया भट्ट के पिता का रोल किया था एक फिल्म में, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में, एक किसी फिल्म में किसी के पिता का रोल। इस तरह के कुछ कुछ रोल मुझे मिल रहे थे, छोटे बड़े रोल। एक घूमकेतु नाम की फिल्म की थी मैंने, जिसमें मैं नवाज के साथ था। तो मैं वो कहानी सुन रहा था, मैंने कहा इसमें से रोल कौन सा सुनाएगा, ये मुझे किस रोल के लिए बुलाया गया है इसने। और धीरे धीरे मैंने आधी कहानी कहानी मुझे बड़ी पसंद आ रही। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी कहानी है यार ये। और मैंने कहा ये कहीं प्रसन्न, ये जो मेन रोल है ये तो नहीं सुना रहा है मुझे। अरे मैंने यार ये हुआ तो ये तो कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगी बात। और उसने एंड करते करते उसने मुझे कहा कि सर मैं चाहता हूं कि आप प्रसन्न करें, ये जो रोल है, ये जो कैरेक्टर है, उसका नाम प्रसन्न है फिल्म में जी। तो मैंने कहा यार ये प्रसन्न, तो यार तू श्योर है? उन्होंने कहा तेरे मन में आया? बोले सर मैं 100% श्योर हूँ, मैंने आपका कुछ काम देखा है और एड फिल्म्स देखी है, और मैं श्योर हूँ कि आप ही कर सकते हो। और मैंने कहा अरे भाई अब तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो। और फिर वो शुरू हुआ मामला, और वो फिल्म बनी, और वो मेरे जिंदगी की स्पेशल फिल्म है, क्योंकि उसने मेरे मुंह में एक और लहू लगाया। एक्टिंग का कीड़ा मुझे, जो उसके बाद जो मुझे लगा कि यार, मैंने कहा ये भी एक्सप्लोर करने की चीज है। हाँ, आप और मैं दोनों अपनी चॉइस से बहुत वक्त से गीत नहीं लिख रहे हैं, पर मैं कभी कभी मिस करता हूँ गाने लिखना। आप करते हैं? हाँ करता तो हूँ, लेकिन मुझे वही लगता है कि कोई ऐसा मौका मिले कि जहां वो करने का, जैसे मैंने कुछ अपने स्वांत सुखा कुछ अपने गाने बना के रखे हुए इन दिनों। अच्छा। जो मैं फिल्म के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ गाने लिख लिए हैं, कुछ बने हुए हैं गाने। तो मैं, हो सकता है कि वो किसी दिन रिलीज कर दूं, वो उसकी भी कुछ हो जाए, किसी से कंपोज करवा के, कुछ ये करवा के। वाह, बहुत खूबसूरत। बेमन नहीं, लेकिन बहुत मन से बावरा मन तो सुना दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, बेमन क्यों? बावरा मन के साथ कोई बेमन नहीं है। क्योंकि मैंने वही सोचा ना कि मैंने कहा यार जो गाना किसी को इतना अच्छा लग रहा है, वो मैं उसके साथ क्यों अपना मन जोड़ूं। उस गाने ने, हमारे गाने जो आपने किए गाने हैं, मेरे गाने हैं, इन गानों ने लोग, हमारी 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 सुधी जनता जो है, इन लोगों ने, और जैसे कुछ गानों ने हमारी जिंदगियां बदली है, हमारे भी गाने किसी की जिंदगी बदल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे उसका उसका बहुत मैं मैं उसका कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ उल्टा हो गया। हाँ, कृतज्ञ कृतज्ञ उल्टा हो गया, वही मैं वो इसमें कंफ्यूज कर गया। हाँ, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि ये सारी चीजें जो है, ये हमारे साथ में होती है, और ये हमें मौका मिलता है। तो बाबरामन मैं अवश्य सुनाऊंगा। बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे,
बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना। अब आप गाइए आखिरी लाइन। नीलेश जी, बाबरा मन देखने चला एक सपना, क्या गाते हैं आप? बाबरा मन देखने चला एक सपना। सपना। वाह, मैं मजा आ गाना गया। चाह रहा था और शुक्रिया कि आपने मुझे इजाजत दी। मैं बीच अरे में आप इंटरफेयर सर, नहीं आप करना इतना चाह अच्छा रहा था। गाते हैं। आप में जब आप आए थे, क्या बढ़िया गुनगुना रहे थे आप। वो गुनगुना दीजिए 2 लाइनें जो आप गा रहे थे। नहीं, वो एक चीज़ याद आ रही जो यहाँ किसी को नहीं पता होगी। हम्म। दोस्तों, मैं और स्वानंद अनजाने में एक दूसरे को जाने बिना एक दूसरे एक बार काम कर चुके हैं साथ में। स्वानंद, आपको भी पता नहीं याद हो कि नहीं, जो गीत एक मैंने लिखा था टीवी के कार्यक्रम के लिए, जो हाँ हाँ आपकी हाँ। आवाज़ में गाया गया, वो मैं भी सुनाऊंगा। ओए। हम्म, अम, लेकिन मैं बता रहा था कि मुझे याद है मैंने स्वानंद से पहली बार बात कब की। मैं दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे खड़ा था, रेड लाइट पे, हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता था, बिल्डिंग सामने थी। और मैंने किसी साथी से इनका नंबर मांगा और फ़ोन किया और मैंने कहा कि स्वानंद, मैं आपके राइटिंग का बहुत बड़ा मुरीद हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है अरे आपके यार, लेखन। मुझे तो ये याद है वो बड़े सरप्राइज हुए थे ये, और नहीं, बड़ा क्योंकि मैंने अच्छा। आपका गाना सुन रखा था। हाँ हाँ। उसके पहले आपने मयू वो उसकी फिल्म के लिए गाना जो लिखा था ना, कई हो गए, तब तक हो गए थे कुछ, हो कुछ गए कुछ थे हो कई गए थे। गाने आपके। हाँ, हाँ। हो गए थे हाँ। पर ये ये हमारा रहा है कि हम ज़्यादा मिले नहीं बम्बई में, तो हम कभी भी असल में साथ नहीं बैठे नहीं, पर फिर भी। मुझे एक बार याद है, आपने एक इंटरव्यू करने, आप सुधीर मिश्रा के यहाँ से आपने सुधीर जी ने मुझे फोन करके बोला था कि नीलेश मिश्रा आपसे इंटरव्यू लेना आपसे बात करना चाहते, तो आप उनसे हाँ हाँ, मिलेंगे। मैं एक यार सीरीज कर रहा वो, था। हाँ, वो मैंने कहा वो बिल्कुल। खुद लेकर के वो क्यों मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। और हम एक बार मिले थे उसके सिलसिले में, मुझे याद है। हाँ, और मिले एक थे। बार मुझे याद है, हम लोग, आपने एक बैंड बनाया था, नहीं नहीं, हम शिल्पा लोग राव। एक गाड़ी में साथ में गए थे, हाँ कहीं से कहीं तक। और सीरीज का नाम था द न्यू बॉलीवुड। तो न्यू बॉलीवुड। आपने कहा था कि यही तो न्यू बॉलीवुड है, दो साथी लिरिसिस्ट एक दूसरे एक का दूसरे से काम बात बात कर रहे हैं कर। और एक दोस्ती की बात। एनीवे, कमिंग बैक टू दैट सॉन्ग, उसका जो टेम्पो था ज़्यादा था, आपने जो गाया था स्वानंद, मैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मैं अनाड़ी बाथरूम सिंगर हूँ, उसको कम कर देता हूँ और इसी तरह मुझे पसंद आता है। आप जहाँ भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। मुझे याद है क्या गाना, मुझे याद है। आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा। अरे जियो, आ तो जाएगा, गाया है तो आ ही जाएगा। खबर कर दो रे शहर में, अरे ये याद है मुझे। चला लल्लन हीरो बनने। ओ। खबर कर दो रे शहर में, चला चला। लल्लन हीरो बनने। ये छोटे शहर के जो लोग जब बड़े शहर जाते हैं बड़े चीज़ों के, तो अरे याद है ये गाना मेरे को यार, मन मैंने गाया में था। आस्था होती है और दृढ़ आत्मविश्वास होता है। तो मन में मुरारी है, ये मन आपने लिखा था? में मुरारी है। हाँ हाँ भैया, तभी तो बता रहा हूँ, हम साथ काम कर चुके हैं बट वी डिडंट नो ईच अदर। हाँ, वो उस समय पे ना सुनाइए सुनाइए। हाँ। हाँ हाँ। खबर कर दो रे शहर में, चला लल्लन हीरो बनने। खबर कर दो रे शहर में, चला लल्लन हीरो बनने। मन में मुरारी है,
मन में मुरारी है, दिल में कटारी है, नैनों में सपना निराला। मन में मुरारी है, दिल में कटारी है, नैनों में सपना निराला। टीका नजर का लगाया है अम्मा ने, टीका नजर का लगाया है अम्मा ने, टिप टॉप घर से निकाला। मन में मुरारी है, दिल में कटारी है, नैनों में सपना निराला। टीका नजर का लगाया है अम्मा ने, टिप क्या टॉप बात है। घर से निकाला। कह दो मोहल्ले की छोरी से ललनवा, कह दो मोहल्ले की छोरी से ललनवा, अब ना रहा भोला भाला, अब ना रहा भोला भाला। बंगला भी होगा रे, गाड़ी भी होगी रे, बंगला भी होगा रे, गाड़ी भी होगी रे, होगा बड़ा बोलबाला। के बम्बई के बम्बई आना रे घर में, ये मेरे को लाइन याद है, बम्बई आना रे घर ललन में। हीरो बनने। के बम्बई आना रे घर में, चला लल्लन हीरो। हीरो बनने, ये स्पीड थी खबर कर दो रे शहर में, चला लल्लन हीरो बनने। किसने कंपोज किया था? कंपोज किसने किया था ये मुझे बताया याद नहीं मेरे को, ये याद है, पर ये किसके लिए, किस चीज के लिए था ये गाना? कोई टीवी चैनल का टाइटल सॉन्ग था। हाँ, अरे बड़ा मजा आया था यार ये गाना गाते हुए यार। तो मज़ा आया था और बहुत अच्छा लगा स्वानंद। हम आज इतनी सारी बातें की हमने, और ऐसा मैं आपको ये जो नया जो स्लो कैफ़े का मसला है ना, इस पे मैं चाहता हूँ कि ये नहीं है कि अभी हमारी मुलाकात हो गई और ख़त्म हो गया जैसे लोग। यार मैं यार एक बार मैं उधर आना चाहता हूँ यार, स्लो इंटरव्यू। 100%। स्लो इंटरव्यू में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को वो जगह बहुत अच्छी लगती है यार। हाँ हाँ, मतलब इंटरव्यू में ना भी आऊँ, लेकिन मैं वहां आना चाहता हूँ। नहीं, ये जहाज़ तो ठीक से आप सुरक्षित तो आओ पहले। वहां बस वो सुरक्षित होते। और मैं आपके एक और प्रोग्राम का बड़ा वो हूँ यार, वो एक लखनऊ के खाने का प्रोग्राम जो आपने बना रखा है ना टीवी पे, वो इसमें यार वो देख देख के तो लॉकडाउन कट रहे हैं। तो बिरयानी देख रहा था मैं, और परसों वो आपका जो इंडिया छोटा सा सीक्रेट वीडियो, किचन्स। हाँ अरे कमाल का था। नहीं, हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहते हैं। सही है। तो हम मैं ये बता रहा था कि हम हो सकता है आपको फिर घसीट लाएं स्लो कैफ़े में किसी दिन, और बाकी आपका लखनऊ आना और गांव आना तो एकदम तय है। जैसे ही उड़ाने ठीक से होंगी और आप सुरक्षित से चालू होता है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%, और आप इंस्पायर्ड फील करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आना ही चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा का वो इंटरव्यू इतनी बार देखता हूँ ना मैं, इतना, एक तो संजय मिश्रा, एक तो और उस माहौल में और आपके साथ जितने पेश, मतलब हल्ला बोल है यार। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और बहुत जल्दी मिलते हैं। आपको ढेर सारा प्यार। और बिल्कुल, सबको बहुत सारा प्यार, थैंक यू सब लोगों को, और टीम को भी आपकी जो बहुत पेशेंटली मेरे साथ काम किया जिन्होंने। हाँ मैं एक बिल्कुल। बंदा। अंकिता मेरी कॉलीग हैं, और जमशेद कमर सिद्दीकी हैं, मीनू हैं, और बाकी हमारी जो टीम है, बहुत अच्छे कमाल के साथी हैं जो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और जल्दी मिलते हैं। चले, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके, थैंक यू।